कक्षा 12 की नई एनसीईआरटी की बुक है, उसका पृष्ठ संख्या 5 हम पढ़ते हैं इस वीडियो में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? खालिस्तान में क्या आएगा? हड़प्पा स्थल सबसे पहले खोजा गया था। इसी स्थल के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। 1921 में हड़प्पा शहर की खोज की गई थी। और हड़प्पा किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। हरा इसका ट्रिक रहेगा, इसमें है से हड़प्पा बन जाएगा, रा से रावी। तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी ट्रिक है हद, द से बन जाएगा दयाराम सानी। दयाराम सानी ने हड़प्पा शहर की खोज की थी। और मोहनजोदड़ो शहर की खोज किसने की थी? राखड़दास बनर्जी ने 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी को इजी वे में, वन लाइनर वे में आपको इस वीडियो में समझाया गया है। अगले 3-4 पेज, 5, 6, 7 पहले 4 पेज पिछले वीडियो में कवर कर दिए थे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं, मोहनजोदड़ो नामक स्थान से। जो नर्तकी की मूर्ति है वो भी कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। और महान स्नानागार भी मिला है। और एक मिला है बहुत ही बड़ा अन्नानागार, विशाल अन्नानागार भी यहाँ से मिला है। सबसे बड़ी इमारत इस सभ्यता की कौन सी थी? अन्नानागार। वो भी कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। तो बहुत सारे साक्ष्य मोहनजोदड़ो शहर से मिले हैं। आधुनिक शहर था ये हड़प्पा सभ्यता का। तो फ्रेंड्स, इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कैसे पड़ा? पिछले वीडियोज में हालांकि आपको बता चुका हूँ। तो ये क्यों पड़ा? आद्य ऐतिहासिक युग की जो भी सभ्यता होती है उसका नाम, जिस सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सके उस सभ्यता का नाम जो सबसे पहले खोजे गए नगर के नाम पर रखा जाता है। हालांकि बाकी नगर इससे भी बड़े खोजे गए थे हड़प्पा से, राखीगढ़ी वगैरह, धोलावीरा वगैरह और मोहनजोदड़ो वगैरह, लेकिन हड़प्पा शहर सबसे पहले खोजा गया। इसी कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। तो फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो की बस्ती कितने भागों में विभाजित है? मोहनजोदड़ो की बस्ती 2 भागों में विभाजित थी। और एक धोलावीरा ऐसा शहर था। धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। ये एक ऐसा शहर था जो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। इसका 3 हिस्से, इसमें एक मध्यम नगर भी था। बाकी शहरों में एक दुर्ग नगर था, एक निचला नगर था, और इसमें एक मध्यम नगर भी था मध्यम वर्ग के लोगों के लिए। दुर्ग नगर में रहते थे अमीर व्यक्ति रहते थे। निचले नगर में जो आम जनता रहती थी, गरीब जनता रहती थी। हड़प्पा नगरों का छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया हिस्सा क्या कहलाता था? हड़प्पा कालीन जितने भी नगर थे उनमें 2 हिस्सों में उनको बांटा गया था। तो जो ऊंचाई पर बनाया गया हिस्सा क्या कहलाता था? दुर्ग नगर, दुर्ग कहलाता था। उसको 4 दीवारी से कवर किया गया था उस हिस्से को। उसमें शासक वर्ग के लोग यानी अमीर लोग रहते थे। शासक वर्ग के लोग, बड़े व्यापारी, पुरोहित वर्ग के लोग रहते थे उसमें। दुर्ग में शासक वर्ग के लोग रहते थे। ये पश्चिमी हिस्सा था फ्रेंड्स। ये दुर्ग हर एक शहर के पश्चिमी हिस्से में था। और जो निचला नगर था वो किस हिस्से में? पूर्वी हिस्से में था। ये भी पॉइंट याद रखिए। मोहनजोदड़ो का बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया शहर कहलाता है। तो हर एक शहर में ये ऐसे ही 2 भागों में डिवाइड थे। निचला शहर कहलाता है। ये बड़ा था लेकिन नीचे बनाया गया शहर था ये। निचला शहर पूर्वी हिस्सा, आम जनता इसमें रहती थी। और जो अमीर लोग थे वो किसमें? दुर्ग नगर में रहते थे। ये मोहनजोदड़ो नगर का नक्शा है। ये इसका दुर्ग वाला हिस्सा है, छोटा है लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया है। ये निचला हिस्सा है, निचला शहर है। ये बड़ा है लेकिन नीचे बनाया गया है। इसमें अमीर वर्ग के लोग, शासक वर्ग के लोग रहते हैं। इसमें आम जनता रहती है निचले शहर में। और फ्रेंड्स, इसमें महान स्नानागार वगैरह सभी की इमेजेज, अन्नानागार ये पास पास ही हैं ये जो है। और इसमें सबसे खास जगह जो है इसमें ये है विशाल स्नानागार। और विशाल स्नानागार, अन्नानागार यानी मेन जगह, जो मेन इमारतें थी वो दुर्ग एरिया में थी। बाकी निचले शहर में आम जनता रहने के लिए यूज करती थी इस हिस्से को। और इसमें ये जो डिक्के जी, डिक्के बी ये लिखा हुआ है VSA। तो ये जिन्होंने इनकी खुदाई की थी, इन स्थलों की, जिन स्थलों की खुदाई की थी उनके नाम पर इन क्षेत्रों का नाम रखा गया है इस नक्शे में। वैसे इस ओवरऑल इस शहर की खोज किसने की थी? सबसे पहले राखड़दास बनर्जी ने। किन के नेतृत्व में? सर जॉन मार्शल।
ये उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल। इनके नेतृत्व में राखड़दास बनर्जी ने इस शहर की, मोहनजोदड़ो शहर की खोज की थी उस समय। इससे पहले कक्षा 6 की एनसीईआरटी की बुक से भी ये टॉपिक हड़प्पा सभ्यता टॉपिक में इसी तरह से वन लाइनर वे में पूरा का पूरा कवर कर चुका हूँ 2 वीडियोज में, वो भी ज़रूर देख लें। और फ्रेंड्स ये इसके अगले पार्ट भी देखें ज़रूर, इसके क्लास 12th की जो एनसीईआरटी की बुक है इससे। और फ्रेंड्स जो प्रीवियस एग्जाम्स में, पिछले 20 वर्ष के एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, सभी के सभी मैंने 6 वीडियोज में कवर कर लिए हैं इस चैनल पर। उन 6 वीडियोज को भी आप ज़रूर देखें, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। उसके बाद इस टॉपिक को कभी नहीं भूलोगे आप, एग्जाम में कभी भी गलत नहीं करोगे। तो पेज नंबर 6 को देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो में नगर दुर्ग यानी पश्चिमी हिस्से की ऊंचाई का क्या कारण था। पेज नंबर 6 चल रहा है। ईंट मनके एवं अस्थियां, ये टॉपिक का नाम है। कक्षा 12 की एनसीईआरटी की नई एनसीईआरटी की बुक है। मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग यानी पश्चिमी हिस्से की ऊंचाई का क्या कारण था। यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। तो पहले कच्ची ईंटें बना दी गई थी ताकि नींव भरने में ज़्यादा खर्चा न आए, इस कारण से पहले से कच्ची ईंटों की का चबूतरा बना दिया गया था। पहले से नियोजन करके यानी योजना बना के, पहले से प्लानिंग बना के इन शहरों को बसाया गया था, ऐसा खुदाई से प्रतीत होता है। तो पहले से ही एक कच्ची ईंटों का चबूतरा बना दिया गया, उसके बाद बाकी सभी इमारतें बना दी गई थी। पश्चिमी हिस्से यानी नगर दुर्ग को पूर्वी हिस्से यानी निचले शहर से अलग करने के लिए दीवार से घेरा गया था। तो जो नगर दुर्ग है, ज़्यादातर शहरों में जो नगर दुर्ग है उसको दीवार से घेरा गया था, यानी उसकी किल्लेबंदी की गई थी सुरक्षा के लिए या किसी और कारणों के लिए, या इससे निचले शहर से अलग करने के लिए। और एक ऐसा शहर भी था कालीबंगन, जिसमें दोनों के दोनों शहर, निचले शहर और नगर दुर्ग दोनों की घेराबंदी की गई थी दीवार से। कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। जो चबूतरा किसका कार्य करता था? नींव का कार्य करता था। शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। तो पहले से प्लानिंग के तहत शहर के सारे चबूतरों का निर्माण किया गया था। नालियों और सड़कों का निर्माण पहले कर दिया गया था, चबूतरों का निर्माण, उसके बाद भवनों का निर्माण किया गया। पहले बस्ती का नियोजन किया गया था यानी प्लानिंग की गई थी, फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन किया गया था। तो इस तरह से बसाया गया। ये उस समय की नदियाँ और स्थल हैं। सिंधु नदी के तट पर ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी यहाँ बह रही है। यहाँ पर चन्नूदड़ो भी किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। और कहाँ पर है ये? पाकिस्तान में है चन्नूदड़ो नामक स्थान भी। यहाँ पर मेकअप का सामान मिला है चन्नूदड़ो से, लिपस्टिक वगैरह मिले हैं यहाँ से। और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कारखाने थे मन के बनाए जाते थे यहाँ पर चन्नूदड़ो में। और किलेबंदी बिल्कुल भी नहीं थी इस शहर में, चन्नूदड़ो में। कोई भी ऊंचा नगर नीचा नगर जो भी थे, नगर दुर्ग और निचले शहर में किसी में भी किलेबंदी नहीं थी। मोहनजोदड़ो शहर ये भी सिंधु नदी के तट पर था। और ये राखीगढ़ी शहर है, कालीबंगा है यहाँ पर, ये हड़प्पा है यहाँ पर रावी नदी के तट पर। और ये सूरकोटदा, यहाँ से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, घोड़े की अस्थियाँ यहाँ पर मिली हैं। लोथल है पहला बंदरगाह, धोलावीरा, ये यहाँ पर, ये तीनों की तीनों कहाँ पर हैं? गुजरात में। ये गुजरात का एरिया है। तो फ्रेंड्स अगले प्रश्न देख लेते हैं। ये नाली, इतनी बड़ी नालियाँ होती थी, ये मोहनजोदड़ो की एक नाली है। यहाँ आगे एक व्यक्ति खड़ा है। ये बहुत ही बड़ी विशाल प्रवेश द्वार, ये नाली का एक प्रवेश द्वार है। इस सभ्यता की ईंटें एक निश्चित अनुपात में होती थी। तो सब इस सभ्यता की पेज नंबर 6 ही चल रहा है एनसीईआरटी का। निश्चित अनुपात में होती थी। लंबाई क्या होती थी? ऊंचाई की 4 गुना। और चौड़ाई क्या होती थी? ऊंचाई की 2 गुनी होती थी। ईंटें पकाई जाती थी। ईंटें किस में पकाई जाती थी? भट्टी में पकाई जाती थी। पेड़ों को काटकर लकड़ियों की सहायता से ईंटें पकाई जाती थी। इस सभ्यता का अंत का भी कारण ये माना जा सकता है कि बाद में इमारतें क्यों नहीं बनाई गई, क्योंकि पेड़ इन्होंने सारे काट लिए थे ईंटों पकाने के लिए। पेड़ों की कमी पड़ गई थी, इस कारण से ये बाद में ये भवन बनाना इन्होंने बंद कर दिया था। धूप में सुखाकर भी ईंटें पकाई जाती थी। ये भी एक तरीका था, आसान तरीका था।
लेकिन उससे ज़्यादा जो ईंटें मिली हैं वो भट्टी में पकाई हुई मिली हैं, लाल रंग की। किस नगर को ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया था? तो उस नगर का नाम है हड़प्पा। हड़प्पा नगर को ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। बहुत से लोग अपने घर बना रहे थे इसकी ईंटें चुरा चुरा कर, इस शहर की, हड़प्पा की। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? भारत में पुरातत्व के जनक यानी फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया, आर्कियोलॉजी के जनक भारत में कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये थे भारत में आर्कियोलॉजी के जनक। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन थे? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम। पहले बता चुका हूँ आपको, पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल थे। ये इस स्थान के महत्व को ज़्यादा समझ नहीं पाए थे। इनके टाइम पर ही रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी हड़प्पा के आसपास, तो हड़प्पा की ईंटें उसके लिए, रेलवे लाइन के लिए चुराई जा रही थी। और जो लोग भी हैं वो इनकी इस सभ्यता, हड़प्पा शहर की जो ईंटों का प्रयोग अपने घरों को बनाने में कर रहे थे। तो जो बड़ी बड़ी इमारतें थी हड़प्पा में, जो खुदाई में हमें प्राप्त हो सकती थी, जिस तरह स्नानागार वगैरह, विशाल स्नानागार वगैरह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे, उसी तरह हड़प्पा से भी प्राप्त हो सकते थे। लेकिन यहाँ की ईंटें पहले ही उनको नष्ट कर दिया गया था, ईंटें चुरा चुरा के। हड़प्पा जो शहर है फ्रेंड्स 1921 में खोजा गया था। ये जो है इससे 80 साल पहले भी खोजा जा सकता था, लेकिन खोजा नहीं गया। किन की कमी थी? ये अलेक्जेंडर कनिंघम की। ये इस स्थान के महत्व को समझ नहीं पाए थे, इस सभ्यता के महत्व को, कि ये इतनी पुरानी सभ्यता है। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि कौन इस सभ्यता के महत्व को नहीं समझ पाए थे? वो हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। पृष्ठ संख्या 6 ही चल रहा है। ईंट बनके व अस्थियां पाठ का नाम है, एनसीईआरटी से। सड़कें व गलियां को खालिस्तान पद्धति में बनाया गया था। तो जो सड़कें व गलियां हैं वो किस पद्धति में बनाई गई थी? ग्रिड पद्धति में। ग्रिड पद्धति किस तरह होती है? इस तरह शतरंज का जो चेस बोर्ड होता है, इस तरह ग्रिड पद्धति में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री के कोण पर गलियां आपस में। एक डिजाइन के तहत बनाया गया था, पहले से नक्शा तैयार कर लिया गया था इस शहर का। इन्हीं शहरों की तर्ज पर, मोहनजोदड़ो वगैरह हड़प्पा सभ्यता के शहरों की तर्ज पर ही चंडीगढ़ शहर की नींव रखी गई है। चंडीगढ़ शहर जो ली कार्बूजियर ने जिसका नक्शा तैयार किया था, ग्रिड पद्धति पर आधारित थे फ्रेंड्स ये घर। सड़कें आपस में कितने डिग्री के कोण पर काटती थी? 90 डिग्री के समकोण पर सड़कें आपस में 90 डिग्री के कोण पर काटती थी। एक योजना के तहत बनाया गया था इनको, सड़कों को, शहरों को, गलियों को। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था। नालियां और गलियां पहले ही बना ली गई थी और उसके बाद अगल बगल के आवासों का निर्माण किया गया था। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। जो दुर्ग है वो दीवार से नहीं गिरा था लोथल में, ऐसा लिखा हुआ है इस बुक में। हालांकि ज़्यादातर बुक में एक ही शहर को बताते हैं कि चन्नूदड़ो में ही ऐसा था कि दीवार से नहीं गिरे हुए थे। धोलावीरा तथा लोथल जैसे स्थलों की पूरी बस्ती किले बंद थी, लेकिन बुक्स में केवल कालीबंगन, जो कंपटीशन एग्जाम्स में उनमें पूछे गए हैं, तो कालीबंगन ही बताया गया है कि ये ही एक शहर था जिसकी कोई भी बस्ती पूरी तरह से किलेबंदी में नहीं थी, तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे। और शहर के कई हिस्से दीवारों से घेर कर, तो इसमें कन्फ्यूजन टाइप है, एनसीईआरटी में थोड़ा अलग तरह से लिखा गया है इसको। जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में वो मैंने कवर किया था, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि कालीबंगन को नहीं घेरा गया था, किलेबंदी जो है दोनों शहरों की, ऊंच नगर और नीच नगर दोनों की किलेबंदी की गई थी। कालीबंगन ही एकमात्र शहर था ऐसा। तो इसके साथ साथ मैं प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस जो मैंने 6 वीडियोज अपलोड किए थे उनके क्वेश्चंस भी साथ साथ जो कवर करते जा रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी के साथ साथ। तो उसमें कालीबंगन के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने अभी आपको बताया कि पूरे के पूरे शहर की किलेबंदी की गई थी। इसमें चन्नूदड़ो में कहीं भी कोई भी शहर की, दुर्ग शहर की भी नहीं की गई थी और निचले शहर की भी किलेबंदी नहीं की गई थी।
मोहनजोदड़ो में मकान किस तरह के बने थे? किस तरह के मकान बने थे? आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे। बीच में आंगन होता था और उसके चारों ओर कमरे बने हुए होते थे, और गेट इतनी दूर होता था, इस तरह से होता था कि आंगन को न देख पाए। एकांत प्रिय थे ये इस सभ्यता के लोग। मोहनजोदड़ो के निवासी एकांत प्रिय थी, इसका पता कैसे चलता है? तो भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी। उनकी दीवारों में भूमि तल पर जो दीवारें बनी हुई थी बाहर की ओर, उनमें खिड़कियां नहीं होती थी। मुख्य द्वार से आंतरिक भाग तथा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। मुख्य जो द्वार था वहां से आंतरिक भाग का अवलोकन नहीं होता था। ये इस तरह का घर था उनका। ये है नक्शा उनके घर का। ये इस तरह मकान बने हुए होते थे, आंगन होता था, ये गेट होता था, तो यहाँ से आंगन को नहीं देख पाते थे। इस तरह का मॉडल था मोहनजोदड़ो में जो घर मिले हैं उनका। विकसित अवस्था में इस सभ्यता के प्रत्येक घर से एक स्नान घर मिला है, बाथरूम मिला है, और साथ में कुआं भी मिला है साथ में हर एक घर में। ये मोहनजोदड़ो में मिले हैं। स्नान घर कैसा बना होता था? पक्की ईंटों का बना हुआ होता था, खासकर उसका फर्श ईंटों का बना हुआ होता था। हर घर का ईंटों के फर्श से बना एक स्नान घर होता था हर घर में। घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं। यानी दूसरी जो कई बहुमंजिला इमारत भी बनी मिली हैं इस सभ्यता से, बहुमंजिला मकान भी मिले हैं, तो उनमें दूसरी छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई जाती थी। पृष्ठ संख्या 7 ईंटें मन के व अस्थियां। वन लाइनर पॉइंट्स में समझाया है जीवे में। विद्वानों के अनुमान के अनुसार मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या कितनी थी? तो मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या कितनी थी? 700 थी। और घर के साइड में इस तरह से बनाया जाता था कुआं कि बाहर का आदमी भी उसमें वहाँ आके पानी पी सके, और अंदर जो निवासी हैं उस मकान के अंदर उनको भी डिस्टर्ब ना करे। इस तरह से बनाया गया था फ्रेंड्स। नालियों को ढकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? ईंटों का प्रयोग किया जाता था और चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया जाता था। नालियां ढकी रहती थी इस सभ्यता के दौरान, और उनको साफ करने के लिए जगह जगह पर होल बनाए गए थे। हटा के इनको चूने के पत्थर की पट्टियों को हटा के उनको साफ किया जा सकता था। होद वगैरह बनाए गए थे, होद या होज बोलते हैं उनको। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए खालिस्तान बनाई गई थी। तो क्या बनाई गई थी? होदियाँ सफाई के लिए। इनमें नालियों में, बड़ी बड़ी नालियों में सफाई के लिए होदियाँ बनाई गई थी। कई स्थानों पर जहां आवासों के निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था, वहां भी नालियां खालिस्तान से बनाई गई थी। और लकड़ी की नालियां किस स्थान से मिली हैं? लकड़ी की बनाई हुई नालियां मिली हैं कौन से स्थान से? कालीबंगन से। कालीबंगन कहाँ पर मिला है ये स्थान? हनुमानगढ़ राजस्थान से। तो कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था आवासों के निर्माण के लिए, लेकिन नालियां जो हैं वो पक्की ईंटों की बनाई गई थी, तो नालियों का विशेष ध्यान रखा गया था। कच्ची ईंटों के मकान कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से ही मिले हैं। कालीबंगन से कच्ची ईंटों के मकान। और पूर्व में शुरुआत में इस सभ्यता की जो शुरुआत हो रही थी जब हड़प्पा सभ्यता की, तो उस समय क्या था कि कच्ची ईंटों के मकान भी बनाए जाते थे, लेकिन बाद में ये अपने उत्कर्ष पे थे तब उस टाइम पक्की ईंटों के मकान बनाए जाने लग गए। पृष्ठ संख्या 8 है एनसीईआरटी का। कक्षा 12 की एनसीईआरटी चल रही है। कक्षा 6 की पहले कवर कर चुका हूँ, वो भी जरूर देख लें। हड़प्पा सभ्यता क्षेत्र की सबसे विशाल संरचना कौन सी मिली है? तो इस बुक में इसको नाम दिया गया है माल गोदाम। हालांकि कंपटीशन एग्जाम्स की बुक्स में इसका नाम मिलेगा विशाल अन्नानागार। सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी संरचना इस सभ्यता की कौन सी थी? विशाल अन्नानागार। अनाज रखने के लिए ये एक गोदाम का काम करता था। माल गोदाम इसको बोलते हैं। धान्य कोठार, कोठार भी इसको बोल सकते हैं। अनाज रखने का कोठार था ये। अनाज रखने के लिए बनाया गया ये एक भवन था। और ये कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो नामक स्थान से ये प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार जो था उसके साइड में ये मिला है। माल गोदाम का, इस तरह के गोदाम लगभग ज़्यादातर शहरों में मिले हैं। अनाज रखने के जो माल गोदाम है ये।
माल गोदाम का ईंटों से बना निचला हिस्सा ही खुदाई में मिला है, ऊपरी हिस्सा क्यों नहीं मिला है? तो निचला हिस्सा ही मिला है जो दबा हुआ था, ऊपरी हिस्सा नहीं मिल पाया क्योंकि ऊपरी हिस्से ज़्यादातर स्थानों के किसके बनाते थे? ये लकड़ी के, और लकड़ी किससे? मिट्टी में गल जाती है। अन्नानगर के ऊपरी हिस्से संभवतः लकड़ी के बने थे जो बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे। ये लकड़ी का बना हुआ था तो लकड़ी को डाइजेस्ट कर लेती है मिट्टी। विशाल अन्नानगर मोहनजोदड़ो से मिला था। विशाल स्नानागार भी कहाँ से मिला था? वो भी मोहनजोदड़ो से ही मिला था। विशाल अन्नानगर भी कहाँ से मिला था? ये भी मोहनजोदड़ो शहर से ही मिला था। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर। पेज संख्या 8 एनसीईआरटी का। विशाल स्नानागार ये भी कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से ही मिला है। इसकी विशेषताएं क्या क्या थी ये जरूर पता होना चाहिए आपको। सबसे प्रसिद्ध जो स्थान खोजा गया है इस सभ्यता के दौरान वो है विशाल स्नानागार। हालांकि बड़ा नहीं था, बड़ा इससे अन्नानगर था, लेकिन ये सबसे इंटरेस्टिंग स्थान है स्नानागार। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है। एक आयताकार जलाशय था ये। तो इस विशाल स्नानागार की शेप कैसी थी? आयताकार थी, ये भी याद रखें, आयताकार शेप थी इसकी। और सीढ़ियाँ बनी हुई थी इसमें, ये वाली सीढ़ियाँ ये आपको दिखाई दे रही हैं। इसी तरह इस साइड भी सीढ़ियाँ थी, मान स्नानागार भी इसको बोल देते हैं। चारों ओर इसके कमरे बने हुए थे और स्नानघर भी बने हुए थे ताकि अलग से कपड़े वगैरह बदल सकें। किसी विशेष धार्मिक आयोजन पर यहाँ पर स्नान होते थे। और एक कुआं भी था इसमें साइड में, उसके कुएं का पानी इसमें डाला जाता था। और स्नान आयोजन के बाद इस खराब पानी को नीचे नाले भी बने हुए थे, उनसे बहा दिया जाता था बाहर की ओर। तो ये पॉइंट इसमें यहाँ लिखे गए हैं। जलाशय के तल तक जाने के लिए उत्तरी तथा दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियाँ बनी थी। उत्तरी हिस्से में भी और दक्षिणी हिस्से में भी 2 सीढ़ियाँ बनी हुई थी। जलाशय चारों ओर एक आयताकार गलियारे से घिरा हुआ था। जलाशय चारों ओर अभी भी आपको दिखाया आयताकार गलियारे से घिरा हुआ था और चारों ओर कमरे बने हुए थे। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे जिनमें से एक बड़ा कुआं, एक कक्ष में क्या था? एक में बड़ा कुआं था। उस कुएं से इसमें पानी डाला जाता था। और नीचे का हिस्सा भी, इसका तल भी ईंटों से बना हुआ था, ये पॉइंट भी याद रखें। स्नान पूजन के आयोजन के बाद जलाशय का पानी एक बड़े नाले में बहा दिया जाता था। तो बड़ा नाला इसके साथ में बना हुआ था, उसमें इसके पानी को बहा दिया जाता था। इसके उत्तर में एक छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नानघर बनाए गए थे, बाथरूम भी बनाए गए थे। इस स्नानागार का प्रयोग किसी भी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। विशाल स्नानागार या महान स्नानागार भी बोल देते हैं। बड़ा स्नानागार एक तरह का ये एक जलाशय था तैरने के लिए, तैरते हुए नहाने के लिए। द ग्रेट बाथ इसको इंग्लिश में बोलते हैं। पेज नंबर 9 एनसीईआरटी का, कक्षा 12 की एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी का। ईंट बनके व अस्थियां पाठ का नाम है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ये पाठ है, पहला ही चैप्टर है। अगला प्रश्न, मिस्र के विशाल पिरामिडों में से कुछ सभ्यता के समकालीन थे। तो जो पेज में लिखा हुआ है एनसीईआरटी की बुक में वही उठाया गया है, प्रत्येक पेज वाइज वन लाइनर सीजी वे में समझाया है इसमें एनसीईआरटी को। इसी तरह के और भी वीडियोज हैं फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। इस चैनल पर आपको 15 वीडियोज मिल जाएंगे एक साथ। प्राचीन भारत के इतिहास की एक प्लेलिस्ट है जिसमें प्राचीन भारत के 2-3 टॉपिकों को, वैदिक सभ्यता वगैरह को कवर किया जाएगा। तो उस प्लेलिस्ट को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको आप ज़रूर देख लें। मिस्र के विशाल पिरामिडों में से कुछ सभ्यता के समकालीन थे। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे बहुत से पिरामिड। मिस्र की महान सभ्यता जो थी इसी सभ्यता के समकालीन थी। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो भी इसी मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ इनके व्यापारिक संबंध बहुत ही अच्छे थे हड़प्पा सभ्यता वासियों के। मेसोपोटामिया इराक में है वर्तमान में। क्या हड़प्पा सभ्यता के पुरुष भी आभूषण पहनते थे? तो ये पॉइंट याद रखें, पुरुष भी आभूषण पहनते थे हड़प्पा सभ्यता के, क्योंकि पुरुषों की जो कब्रें मिली हैं उनके साथ में आभूषण दफनाए गए हैं उनके साथ में। पुरुषों और महिलाओं दोनों के शवाधानों से आभूषण मिले हैं।
दोनों के जो कब्र मिली हैं उनसे आभूषणों की प्राप्ति हुई है। 1980 के दशक में हड़प्पा में R37 कब्रिस्तान मिला है। ये पॉइंट याद रखिए, हड़प्पा नामक स्थान पर। हड़प्पा में लोगों को दफनाया जाता था, जबकि मोहनजोदड़ो में लोगों को जो शव हैं उनको जलाया जाता था और हड़प्पा में दफनाया जाता था, जमीन में दबाया जाता था। कौन कौन से आभूषण मिले हैं? पुरुष की कब्र खोदी गई थी, उसमें एक बड़ा सा आभूषण मिला है जो किससे बना था? शंख के 3 छल्लों से, जस्पर के मनकों से बना था। जस्पर एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है, सैकड़ों सूक्ष्म मनकों से बना हुआ था ये बड़ा सा हार, ये मिला है खुदाई में। ये एनसीईआरटी क्लास 12 प्रश्न नंबर 9 ये चल रहा है। कहीं कहीं पर मृतकों को किस धातु के दर्पणों के साथ दफनाया गया था? तो कहीं कहीं पर ज़्यादातर कीमती चीज़ें इनके साथ में, शवों के साथ में नहीं रखी गई थी। किस धातु के दर्पणों के साथ? तांबे धातु के दर्पणों के साथ दफनाया गया था। उस दर्पण की फोटो भी आपको अभी दिखाई जाएगी। तो इस तरह का शीशा वो लोग यूज करते थे अपना चेहरा देखने के लिए। ये तांबे का दर्पण है उनका, इसकी सहायता से वो श्रृंगार वगैरह शीशे का प्रयोग करके करते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने का विश्वास नहीं था। तो कई जगह आपने देखा होगा मिस्र की सभ्यता में बहुमूल्य चीज़ें उनके शवों के साथ दफनाई जाती थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग ऐसा नहीं करते थे। सोने चांदी जैसे बहुमूल्य वस्तुओं को वो नहीं दफनाते थे। फेयंस या फ्योन्स क्या होते थे? तो कक्षा 6 की एनसीईआरटी का जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 28-29 में आपको बताया था, अब दोबारा भी बता दिया जाएगा। क्लास 6 की एनसीईआरटी में लिखा गया है, इसके फेयंस लिखा गया है। कक्षा 12 की एनसीईआरटी में फ्योन्स, बात एक ही है, दोनों की दोनों एक ही है। फ्योन्स के बने पात्र कीमती क्यों माने जाते थे? क्योंकि इनको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, बहुत ज़्यादा समय लगती थी। किस तरह से बनाए जाते थे ये अभी आपको बताऊंगा मैं। फ्योन्स से बने लघु पात्र क्या काम आते थे? छोटे छोटे पात्र बनाए जाते थे फ्योन्स से। फ्योन्स एक तरह का पत्थर ही बन जाता था ये, और बालू वगैरह से बनाया जाता था, बालू भी, गोंद भी, कई चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। सुगंधित द्रव्यों को रखने में इसका प्रयोग किया जाता था फ्योन्स के लघु पात्र का। अब हिस्ट्री की एनसीईआरटी के टॉपिक हड़प्पा सभ्यता की जो है प्रश्न संख्या 10 पर आ चुके हैं चैप्टर 1 के। फ्योन्स से बने लघु पत्र ज़्यादातर किन स्थानों से मिले हैं? तो ये मिले हैं जो अमीर शहर थे वहीं पर ये मिले हैं। कालीबंगन जैसे गरीब शहरों में ये नहीं मिले। कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों में फ्योन्स के लघु पत्र नहीं मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ये मिले हैं। सुगंधित जो द्रव्य थे उनको रखने के लिए इनका यूज किया जाता था। कक्षा 6 की एनसीईआरटी के पेज नंबर 37 पर हमने आपको बताया था फेंस क्या काम आते हैं। मन के चूड़ियाँ, बाले व छोटे बर्तन बनाने के लिए इनका प्रयोग, फेंस का प्रयोग किया जाता था। फेंस कैसे बनाए जाते थे? बालू का यूज करते थे। बालू के साथ में स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर वस्तुएं बनाई जाती थी। तो क्या क्या यूज हो गया? गोंद हो गया, स्फटिक पत्थर हो गया और बालू हो गया। बालू यानी पिसी हुई रेत आप मान सकते हो, पिसी हुई बारीक सी रेत होती है बालू, और ये ज़्यादातर मरुस्थलीय एरियो में मिलती है। इनको मिलाकर वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। तो इस तरह से बनाए जाते थे ये फेंस। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। ये कहाँ पर मिला है स्थान? हनुमानगढ़ राजस्थान में। नेक्स्ट पर्सन, 7 हेक्टेयर की एक छोटी सी बस्ती जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। तो 125 हेक्टेयर की जो भूमि थी मोहनजोदड़ो, उसके कंपैरिजन में उसके आसपास ही ये क्षेत्र है। कौन सा है? चन्हू दड़ो। ये भी किस नदी के तट पर है? अब ये भी मैंने नक्शे में दिखाया था, सिंधु नदी के तट पर ही है। और ये भी कहाँ पर है? पाकिस्तान में ही है, मोहनजोदड़ो की तरह। ये भी पाकिस्तान में ही है। कोट दिज्जी, ये भी पाकिस्तान में ही है, मोहनजोदड़ो के पास ही है ये भी। तो कई सतल और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है ये। शिल्पकार ये
थे, कौन कौन से शिल्प कार्य यहाँ पर किए जाते थे। मन के बनाने के, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर का निर्माण व बाट बनाना, ये कार्य यहाँ पर किया जाता था। यानी इंडस्ट्रियल एरिया था ये इनका, चनूदड़ो इस सभ्यता के वासियों का इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा था, चनूदड़ो। चनूदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। चनहूदड़ो से इंद्रगोप मनकों के निर्माण के स्थल के रूप में जाना जाता है। इंद्रगोप टाइप के जो मनके होते थे उस समय बनाए जाते थे, उनके निर्माण का एक मेन ये स्थल था। चनूदड़ो से मेकअप का सामान यानी लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस स्थान का चनूदड़ो का। मोहनजोदड़ो की तरह चनूदड़ो भी सिंधु नदी के तट पर ही स्थित था। कक्षा 12 के एनसीईआरटी के अभी और भी पार्ट्स बाकी हैं, वो भी ज़रूर देखिएगा। 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये पार्ट नंबर 2 था। ये काफ़ी बड़ा, काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए गए। आगे भी और पार्ट आएंगे तो उनको भी आप ज़रूर देख लें। इसी टॉपिक से संबंधित कक्षा 6 की एनसीईआरटी भी ज़रूर देख लें। और प्रीवियस एग्जाम्स के जो 6 वीडियोज मैंने अपलोड किए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्वेश्चंस के, वो भी ज़रूर देख लें। मेरे चैनल की सभी पीडीएफ इंस्टा मोजो पर आपको मिल जाएंगे। इस हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का। जो ज़्यादा बड़ी पीडीएफ हैं 25 पेजेज की, उनको 9 रुपीज़ पे करके ले सकते हैं। छोटी पीडीएफ हैं वो फ्री में आपको अवेलेबल करवाई गई हैं। इंस्टा मोजो पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी पीडीएफ मैंने फ्री डाल रखी हैं। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।